4,909 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 380 अमवात हुई दर्ज, जबकि इसी अरसे में 34,763 अफराद हुए सेहतियाब। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर दागे गए 5 रॉकेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए इन रॉकेटों को रोक दिया गया। रॉयटर्स ने अमरीकी ओहदेदार के हवाले से दी खबर। टोक्यो पैरालंपिक्स में हिंदुस्तान के लिए तमगों की बारिश। अवनी खेरा ने शूटिंग में जीता सोने का तमगा। F-56 डिस्कस थ्रो में योगेश ने हासिल किया चांदी का तमगा। F-45 जेवलिन थ्रो में हिंदुस्तान को चांदी और कांसे का तमगा हासिल। खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने यकीन जाहिर किया है कि कश्मीर में दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अलैदगी पसंद ताकतों को जिस चीज से ताकत मिल रही थी वो खत्म हो चुकी है। राजनाथ सिंह का कहना है कि हिंदुस्तान में अदम इस्तेहकाम की फिजा पैदा करने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन से मुख्तलिफ हिंद ताकतों ने कोशिश की। राजनाथ सिंह के मुताबिक फरवरी में सीज फायर से इत्तफाक के बावजूद पाकिस्तान पर एतमाद नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस दौरान लद्दाख में नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर जारी काम का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत के साथ एक प्रॉक्सी वार की शुरुआत की और अपने यहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार देकर भारत को निशाना बनाने की शुरुआत की। 70 के दशक में और बाद में 80 के दशक में पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद की नर्सरी बन गया। अब जम्मू और कश्मीर में इस आतंकवाद को रोकने की दिशा में पिछले 7 सालों में सेना और सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई चल रही है। मेरा मानना है कश्मीर में बचा हुआ आतंकवाद भी समाप्त होकर रहेगा। यह विश्वास मुझे इसलिए है क्योंकि धारा 370 और 35A के चलते वहां अलगाववादी ताकतों को जो ताकत मिलती थी, जो ऑक्सीजन मिलती थी, वह अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की है जिसकी मिसाल कम से कम आजाद भारत के इतिहास में नहीं मिलती। आज पाकिस्तान यह बात भी समझ चुका है कि कश्मीर घाटी में बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में अब वह नहीं है, और खासतौर पर जब से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। इसके बावजूद वहां गाहे लगाए इसकी कोशिश होती है कि इसे मुद्दा बनाया जाए, मगर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में जो विवाद पैदा हुआ उसका कारण था कि चीन की सेनाओं ने एग्रीड प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेनाओं को स्पष्ट बता रखा है कि LAC पर किसी भी एक तरफा कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और गलवान में उस दिन भारतीय सेना ने यही किया और पूरी बहादुरी से PLA के सैनिकों का मुकाबला करते हुए उन्हें पीछे जाने पर मजबूर किया। भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद का हल बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण ढंग से हो, यह हम चाहते हैं। महाराष्ट्र के थाने में दही हांडी बनाने की गर्ज से आए MNS कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। वाजे हो कि MNS ने ऐलान किया था कि वो थाने में दही हांडी मनाएंगे, जिसके लिए बड़ी तादाद में अपने कारकुनान को जमा होने के लिए कहा गया था। अभी दही हांडी का जश्न मनाना शुरू भी नहीं हुआ था कि थाने पुलिस जाए वाकये पर पहुंची और MNS वर्करों को हिरासत में ले लिया। वाजे हो कि दही हांडी बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है, लेकिन इस मर्तबा कोरोना की वजह से दही हांडी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वहीं MNS लीडर संदीप देश पांडे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भले ही MNS कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया हो, लेकिन कल हर हाल में दही हांडी का इनेकाद किया जाएगा। कल सैकड़ों MNS कारकुनान थाने पहुंचेंगे। असं आहे की ठीक आहे, पोलिसांनी त्यांची कारवाई केली, आम्ही आमची कारवाई करू। आज एकट्या अविनाशला ताब्यात गेलंय, उद्या हजारो महाराष्ट्र सैनिक ठाण्यात जमतील तेव्हा काय करणार? कोणाकोणाला ताब्यात घेणार आम्हाला बघायचंच आहे सरकारला। म्हणजे सरकारची हिंमत असेल तर सगळ्यांना ताब्यात घ्या, आम्हालाही बघायचं त्यांची जेल तेवढी पुरतात का महाराष्ट्र सैनिकांना ताब्यात घेणे एवढी।
वहीं इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सर्वेश से। सर्वेश, बताइएगा कि कोरोना पाबंदी होने के बावजूद भी एमएनएस के कारकुनान क्यों उतारू हैं दही हांडी का जश्न मनाने पर? साहबा जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सर्वेश, मेरा सवाल यही था कि हुकूमत ने कोरोना गाइडलाइंस की दही हांडी के जश्न पर पाबंदी लगाई है कोरोना की वजह से, लेकिन एमएनएस के कारकुनान जिस तरीके से ये बात पहले से कहते आ रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी कि क्यों वो उतारू हो गए हैं दही हांडी का जश्न मनाने पर? देखिए साहिबा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरा जो मसला है अब राजनीति की ओर उड़ता नजर आ रहा है। हालांकि एक हफ्ते पहले जब टास्क फोर्स और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक हुई थी, तो उसमें साफ साफ ये निष्कर्ष निकाला गया था कि तीसरी लहर जो कोरोना की है उसको ध्यान में रखते हुए तमाम जितने भी सावधानियां हैं उसको बरतनी है। लेकिन जिस तरह से दही हंडी का त्योहार है उसको लेकर एमएनएस ने पूरी तरह से पिछले 4-5 दिनों से चेतावनी देती आ रही है कि हम पूरे जोश के साथ दही हंडी का त्योहार जरूर मनाएंगे। और एक बड़ा उपक्रम है, मुंबई से सटे थाने इलाके में जो भगवती मैदान है, 2 दिन पहले ही वहां पर साफ सफाई करके जो पूरी तरह से जोरों का जो आयोजन होता है दही हंडी का हर साल, वो आयोजन पूरी तरह से करने की तैयारी शुरू है। यहां तक की जानकारी है कि अब तक तकरीबन 50 के तकरीबन जो भी गोविंदा पथक है जो दही हंडी फोड़ने के लिए आते हैं उनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तकरीबन इसमें 10 से 8 जो है वो महिला पथक भी शामिल है। हालांकि कल से लेकर अब तक की बात करें, और थाने पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, दोनों पुलिस की तरफ से कोऑर्डिनेशन टीम बनी हुई है, काम कर रही है। थाने पुलिस महकमे की तरफ से कई दर्जनों एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। वहीं कल जो पूरा मूवमेंट होगा दही हंडी के दौरान, जो मुंबई से तमाम जो एमएनएस के कार्यकर्ता मूव करेंगे थाने की तरफ, तो मुंबई पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उन्हें मुंबई में ही रोक दिया जाए। तो कुल मिलाजुलाकर चाहे सिक्योरिटी का मामला हो, सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। हो सकेगा तो कल घर से निकलने के पहले ही मुंबई के जो कुछ नामचीन चेहरे हैं राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र निर्माण सेना के, जैसे संदीप देशपांडे हो गए, अमित खुपकर हो गए, अखिल चित्रे जैसे जो नेता हैं जो उभर कर नवयुवा चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं, उनको हो सकता है कि कल घर से बाहर निकलने के पहले ही हिरासत में ले लिया जाए। सर्वेश, जिस तरीके से हमने एमएनएस लीडर संदीप देशपांडे का बयान सुना कि कल वो हर हाल में फिर से दही हांडी मनाएंगे और अपने कारकुनों से कहा है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल हो, तो उनके बयान से ऐसा नहीं लगता कि वो पुलिस को चेताने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि आज भी पुलिस ने हिरासत में लिया है लोगों को। जी साहिबा जी, अगर इसमें से थोड़ा सा तकनीकी चीजों पर ध्यान करेंगे, सरकार और जो महाराष्ट्र दही हंडी उत्सव समिति का जो पूरा एक बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के साथ ऑनलाइन, उस बैठक में समिति के अध्यक्ष को साफ कर दिया गया था कि इस साल भी कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये उत्सव नहीं मनाया जाएगा। और समिति का उनको समर्थन भी प्राप्त हुआ था, और समिति के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी तरफ से तमाम गोविंदा पथक को ये सूचित भी किया था। लेकिन ये जो मसला है पूरी तरह से एक राजनीति से जुड़ा हुआ है, इससे कोई भी नकार नहीं सकता। अब जिस तरह से राज ठाकरे की नीति रही है पिछले कुछ सालों से, जिस साल से उन्होंने पार्टी बनाई थी, अब तक पिछले कुछ अगर 2 महीनों का में ध्यान देंगे तो महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश के जो अध्यक्ष है चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने 2 से 3 बार राज ठाकरे से मुलाकात की है और अटकलें लगाई जा रही थी कि आने वाले जो कुछ स्थानिक चुनाव होंगे, जैसे मुंबई महानगर पालिका के जो बॉडी के चुनाव होते हैं अलग अलग महाराष्ट्र के शहरों में, उस बॉडी के चुनाव में हो सकता है कि राज ठाकरे की पार्टी और बीजेपी आपस में तालमेल रखें। कई अखबारों में भी इस तरह की खबरें आई। लेकिन अब जिस तरह से राज ठाकरे इस मुद्दे पर पूरे जोर दे रहे हैं, एक तरफ बीजेपी आज मंदिर खोलने को लेकर शंखनाद का बिगुल बजा रही है मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में, तो कल इसी दही हंडी को लेकर राज ठाकरे की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी उतरने की तैयारी में है। तो ये दोनों कड़ियां कहीं ना कहीं अगर दूरदृष्टि से राजनीतिक तौर पे देखें तो एक दूसरे से जुड़ी हुई दिख रही है। पर एमएनएस उतरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से लोगों को हिरासत में लिया गया है, फिर भी लीडर का बयान सामने आता है कि कल फिर से दही हांडी जरूर मनाएंगे। सर्वेश, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के लिए तहरीक शुरू कर दी है। बीजेपी मजहबी और रूहानी सेल की जानिब से मुंबई महाराष्ट्र के तमाम मंदिर खोलने के लिए शंखनाद तहरीक शुरू की गई है। बीजेपी के मंदिर खोलने के एहतजाज पर कांग्रेस तर्जुमान सचिन सावंत ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। सावंत का कहना है कि बीजेपी ने खुद कोरोना
बीजेपी खुद कोरोना कैरियर बन गया है। उन्होंने सवाल किया है कि बीजेपी ने कांवड़ यात्रा क्यों बंद की। बीजेपी के लोग खुद मोदी और मरकज के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वयं एक शंखासुर बन चुकी है। जिस तरह के इनके आंदोलन हो रहे हैं, इसमें कोरोना के नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। चंद्रकांत पाटिल जी स्वयं मास्क नहीं पहनते, उनके साथ कोई भी मास्क नहीं पहन रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है और जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं एक कैरियर बन चुके हैं कोरोना के, और इनसे सावध रहें, इनसे दूर रहें। भाजपा आध्यात्मिक आघाड़ी नाम का एक जो ये प्रकार इन्होंने तैयार किया है, जो संगठन तैयार किया है, ये अध्यात्म इस पवित्र शब्द का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होने के बावजूद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अध्यात्मिक शब्द का विकृतीकरण है और हिंदू धर्मियों का अवमान है। दूसरी ओर जनता के जीवन मरण का यह प्रश्न है, इससे भी इनको लेना देना नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कांवड़ यात्रा को बंदी क्यों डाली और मोदी सरकार ने ऐसे निर्देश क्यों दिए जिसमें उत्सवों के ऊपर निर्बंध डाला जाए, ऐसा कहा गया है। क्या आप मोदी जी के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे? इसका जवाब भाजपा के नेताओं ने देना चाहिए। राजस्थान में बीजेपी अकलेता मोर्चा की जानिब से रियासत भर में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोल पोल खोल मुहिम शुरू की जाएगी। बीजेपी अकलेती मोर्चा के रियासती सदर एम सादिक खान का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के अकलियतों को धोखा दिया है। आज हुकूमत को आए हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अकलियतों को जानबूझकर पीछे रखा जा रहा है। राजस्थान में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत ही एग्रेसिव जो है रणनीति के साथ में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, ताकि राजस्थान में जो अल्पसंख्यक हैं, अक़लियत हैं, उनके तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार से जवाब तलब किया जाए, सवाल किया जाए, मुद्दों को उठाया जाए और तमाम राजस्थान में उनको घेरा जाए। अब क्या तैयारी है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के, आप प्रदेश की कमान आपके हाथ में, काफ़ी रणनीति तैयार की गई। हमारा ख़ास इसका बैठने का मकसद ये था कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने माइनॉरिटी को बेवकूफ़ बनाकर वोट लिया है, वो खुद कहते हैं कि मैं माइनॉरिटी का सबसे बड़ा खैरख्वाह हूँ, सबसे बड़ा हिमायती हूँ, 95% वोट ये मुझे देते हैं। ये हम नहीं कहते हैं, ये वो कहते हैं। तो आप ये बताइए अशोक गहलोत जी कि जैसलमेर के रेगिस्तान से लेके और चंबल तक आप माइनॉरिटी पूरी त्रस्त है, माइनॉरिटी समाज पूरा परेशान है। आज उनके बच्चे नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपने उस समाज के लिए क्या किया। हम अल्पसंख्यक मोर्चा पूरा राजस्थान में जाएगा माइनॉरिटी के बीच में और आपकी ये पोल खोलेगा कि आपने हमारे स्कॉलरशिप बंद किए, हायर एजुकेशन के लोन आपने माइनॉरिटी के बंद किए, आरपीएससी में आपने किसी को मेंबर बनाया नहीं। उसका नतीजा क्या हुआ कि पिछले 15 साल में माइनॉरिटी के जितने कम बच्चे आरपीएससी में इस बार सेलेक्ट हुए हैं, उससे पहले कभी नहीं हुए इतना बुरा नतीजा। और सेलेक्ट कौन हुआ है? आपके जो सरकार में बैठे हुए गोविंद डोटासरा जैसे लोग और उनके खानदान के लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं। आप माइनॉरिटी को भी आरपीएससी में रिप्रेजेंटेशन देते तो आज नतीजे इतने बुरे नहीं होते। उसके अलावा आपने अभी पिछले महीने 12 डबल एजी का नियुक्ति की, उसमें 12 डबल एजी में क्या एक भी वकील ऐसा नहीं था माइनॉरिटी का पूरे राजस्थान में जिसको आप डबल एजी बना देते? मगर आप सिर्फ वोट लेना जानते हैं, आप माइनॉरिटी के काम नहीं करना चाहते, आप माइनॉरिटी को कहीं रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते। उसके अलावा अदर सर्विसेज से जो आईएएस है, पिछले 3 कार्यकाल में आप बता दीजिए कि आपने अदर सर्विसेज से कितने आईएएस बनाए। वरना मैं आपको बताता हूं कि जेएम खान साहब को बनाया भैरव सिंह शेखावत जी ने, AR खान साहब बने 2003 से 8 के बीच में, भाजपा सरकार थी। जाकिर हुसैन साहब जो अभी भीलवाड़ा कलेक्टर लगे हुए हैं, वो भी भाजपा सरकार में वसुंधरा जी ने उनको बनाया। आज अमूल फेसबुक पर दुनिया के सबसे बड़े लाइव रेसिपी शो के 500 दिनों का जश्न मना रहा है, जहां 3,300 प्लस शेफ ने 2,900 प्लस रेसिपी तैयार की हैं। आज इस नॉन स्टॉप लाइव रेसिपी शो के 500 दिनों के जश्न की शक्ल में 15 घंटे की नॉन स्टॉप लाइव रेसिपी कुकिंग का इनेकाद कर रहा है, जहां चुनिंदा 15 शेफ हर घंटे नए पकवान तैयार करेंगे। ये 5 शेफ अगले 5 घंटों में कुछ लजीज पकवान तैयार करने वाले हैं। संजय खंडारे, अनुलता शर्मा, प्रवीण झा, सार्थक कोचेरी, गायत्री रत्न। लिहाजा अमूल फेसबुक पेज पर बने रहें।
पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया था जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स, कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो फिर रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज 18 की पहल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters. पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। मध्य प्रदेश में इन दिनों हुजूमी तशद्दुद के वाकयात में मुस्तकिल इजाफा देखा जा रहा है। वहीं फिरकावाना हम आहंगी को भी कारी ज़र्ब लग रही है। अलग अलग मकामात पर शरपसंद अनासिर के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जिन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है। उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच और रीवा में इंसानियत शर्मसार हो रही है। रीवा में एक शख्स को चोरी के इल्जाम में बुरी तरह से पीटा गया। इस वीडियो को मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इससे पहले नीमच में एक आदिवासी शख्स को ट्रक से बांधकर घसीटा गया, जिसकी वजह से उसकी अब मौत वाक़ हो गई है। वहीं उज्जैन के महतपुर में कुछ शरपसंद अनासिर देखे गए जो एक कबाड़ी वाले को जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर कर रहे थे। तीनों मामलात में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। नीमच में 5 गिरफ्तारियां तो रीवा में 3 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उज्जैन मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 10 दिनों की बात करें तो मॉब लिंचिंग के वाकयात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर की बात करें
महिदपुर की बात करें, नीमच की बात करें, देवास की बात करें, रतलाम की बात करें या फिर रीवा की बात करें, ऐसे वाक़यात है जिससे मध्य प्रदेश की सियासत में भी इजाफा हो रहा है। पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन हुजूम तशद्दुद कैसे रुकेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और सद्भावना मंच के जिम्मेदारान मौजूद। उनसे जानते हैं ये हुजूमी तशद्दुद जो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सियासत भी लोग करते जा रहे हैं। देखिए, सियासत का तो हमेशा के रूल से रहा है डिवाइडेड एंड रूल्ड, फूट डालो राजनीति करो, लेकिन ये मुल्क की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब हमारा इत्तेहाद होगा, इत्तिफाक होगा, जब मिलजुल के काम करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन ये तोड़ने वाली सियासत होगी तो हमारे मुल्क को कमज़ोर करती है, हुकूमतों को कमज़ोर करती है। तशद्दुद के मामलात को रोकने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि जो जिस ज़िले का बड़े अफसरान हैं उनको मुअत्तल करना चाहिए ताकि इस किस्म के वाक़यात ना हो और वाक़यात ना रोका जाए। फिर हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आला बड़ा सख्त जो है मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला के जो ऐलानात है उस पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वज़ीर आला तो अपनी तरफ से हिदायत जारी कर रहे हैं, पर जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उसको जो है दरगुदर किया जा रहा है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि हुकूमत को खुद फौरी तौर पर इस पर तवज्जो देना चाहिए। देखिए, हमारा शहर का, हमारे सूबे का अमन, शांति और भाईचारा ख़त्म हो रहा है, तो इसके लिए चाहिए कि कहीं ना कहीं इस साजिशों को नाकाम करने की पहल करना चाहिए और मोहब्बत और आपसी भाईचारे के पैगाम को आम करने की कोशिशें करना चाहिए। यकीनी तौर पर फिर हम तो ये कह रहे हैं कि सियासत के लिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर सियासत की जा सकती है, लेकिन सियासत से अलग हटकर मुल्क को जोड़ना ये वक्त की ज़रूरत है। और वो अफसरान जहाँ पर जिन जिलों में मामला हो रहा है, हमें देखते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई की बात नहीं हो रही। आप उस पर क्या मुतालबा? मेरा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलानात किए हैं कि मैं गुंडागर्दी पे और शरपसंद आसंदों को मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, तो शिवराज जी साहब से मेरा ये कहना है कि वो अपने अफसरान को इससे सख्त कानून की कार्रवाई करें और उनको नज़रअंदाज ना करें। उन पे अगर कड़ी नज़र रखी जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मसला जो आजकल हो रहा है ये काबू में आ जाएगा। अपनी राय है और ये लोग, तमाम लोग ये चाहते हैं, चाहे जमीयत उलमा की बात करें, सद्भावना मंच की बात करें, ये लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है मुल्क के हालात को, सूबे के हालात को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, न कि सियासत के लिए। सियासत के लिए बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पर सियासत की जा सकती है, लेकिन इस तरह के मौज़ूआत पर कि जहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही है, जो तशद्दुद हो रहा है, जहाँ से मुल्क के हालात जो है ख़राब हो रहे हैं और फिर फ़िरकावाराना हमांगी को जो है नुकसान पहुँच रहा है, ऐसे मौज़ूआत पर कुछ छेड़ना नहीं चाहिए। और फिर इनका ये भी मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि जिन ज़िलों में ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं वहाँ के सीनियर जो अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब उन पर कार्रवाई होगी, उन पर नकेल लगेगी, तो यकीनन जो है हुजूमी तशद्दुद जैसे वाक़यात पर रोक लगेगी। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मुल्क भर में कृष्ण जन्माष्टमी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करना लाजमी करार दिया है। गाजियाबाद के इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही अकीदतमंदों की लाइन लगी हुई है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद मंदिर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा मंदिर में ऑनलाइन दर्शन का इंतजाम भी किया गया है। मंदिर का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह ने। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है और आज के दिन कान्हा का जन्म हुआ था और हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के सबसे प्राचीनतम महानतम इस्कॉन मंदिर में। तस्वीरों में देख सकते हैं किस हर्ष और उल्लास के साथ कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर में भक्तगण यहाँ पहुंचे हुए हैं। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से मंदिर के कपाट बंद रहे थे, लेकिन कुछ नियमों के तहत इस बार भक्तों को दर्शन करने की अनुमति है और इस बार जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मंदिर में मनाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर की तस्वीर है गाजियाबाद के और भक्तगण बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। मंदिर के हम पुजारी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या तैयारी रहने वाली है और किस तरह धूमधाम से मनाया जाएगा कान्हा का जन्मोत्सव। क्या तैयारी रहने वाली है आज? कोरोना की वजह से हम सारी तैयारियां ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। भगवान आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे और ये जो अभी महामारी चल रही है इससे आप सबकी सुरक्षा प्रदान करें। सुबह 4:30 बजे से भगवान का आरती के साथ, मंगला आरती के साथ प्रोग्राम शुरू हो गया है। कीर्तन चल रहा है, अभिषेक भी नीचे चल रहा है। जो हमारे रजिस्ट्रेशन करके आए हैं लिमिटेड लोग, उनके लिए अलग हमारा सेटअप है, वहाँ अभिषेक चालू है। फिर शाम में महाआरती
फिर रात में महाअभिषेक और महाआरती। कितने बजे तक कार्यक्रम चलेगा? रात के 1 बजे तक। तो पुजारी जी ने बताया कि रात के 1 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और कान्हा की भक्ति में लीन है सभी भक्तगण। आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कीर्तन किया जा रहा है। हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर भगवान श्री कृष्ण को याद किया जा रहा है और गाजियाबाद के मंदिर की यह तस्वीर है और बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखा जा रहा है। रोहित सिंह, न्यूज 18 गाजियाबाद। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा।